नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया का आह्वान किया, तीव्र गति से समाचार देने की बजाय समाचारों की प्रामाणिकता को अधिक महत्व दें। श्री ठाकुर ने 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, कट्टरवाद का मुकाबला करने में उलेमा की भूमिका महत्वपूर्ण। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त। महान एथलीट पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और फीफा विश्व कप में आज इक्वाडोर का मुकाबला सेनेगल से और नीदरलैंड्स का सामना कतर से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा से सच के साथ खड़े रहे हैं और लोगों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। श्री ठाकुर आज नई दिल्ली में 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों की निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है, इसलिए प्रसारण सामग्री में सटीकता इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। Our public broadcasters, Doordarshan and All India Radio, have always stood by the truth and have won people's trust for their truthful reporting. Coming to today's theme, media's role during the time of crisis becomes very critical as it directly concerns saving lives. Media is at the core of national disaster management plans as dissemination of timely information on weather forecasts and warnings regarding cyclones, floods are critical in averting and preparing citizens for foreseen events. श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रसार भारती ने 100 से अधिक कर्मचारियों को खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद इसकी रफ्तार थमी नहीं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान इन्फोडेमिक की भी एक बड़ी चुनौती थी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के आयोजन से बहुमूल्य परिणाम की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एबीयू महासभा के इस वर्ष की विषय वस्तु लोगों की सेवा, संकट के समय में मीडिया की भूमिका, विशेष रूप से कोविड जैसे संकट का सामना करने के बाद बेहद उपयुक्त है। प्रसार भारती इस वर्ष एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि सीमापार आतंकवाद और इस्लामिक स्टेट से प्रेरित आतंकवाद गंभीर खतरा बना हुआ है। श्री डोभाल आज नई दिल्ली में भारत तथा इंडोनेशिया में धार्मिक शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमा की भूमिका पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया आतंकवाद तथा अलगाववाद से पीड़ित हैं। Both our countries have been victims of terrorism and separatism. While we have overcome the challenges to a considerable extent, the phenomenon of cross-border terrorism and ISIS-inspired terrorism continues to pose a threat. The aim of today's discussions is to bring together Indian and Indonesian ulema and scholars who can take forward our cooperation in promoting tolerance, harmony and peaceful cooperation. श्री डोभाल ने भारत और इंडोनेशिया के आपसी संबंधों के बारे में कहा कि दोनों देश महत्वपूर्ण भागीदार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि उलेमा उन मुसलमानों के बीच शिक्षा का प्रसार करने और कट्टरपंथ तथा अलगाववाद का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की उन्नति का सीधा संबंध देश की प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति से है। वे नई दिल्ली में 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भू प्रौद्योगिकी से संबंधित 3 दिन का ये कार्यक्रम भारत का महत्वपूर्ण वार्षिक शिखर सम्मेलन है। विदेश मंत्रालय ने इसका आयोजन कार्नेगी इंडिया के साथ मिलकर किया है। इस वर्ष का विषय है जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। विदेश मंत्री ने कहा कि ये विषय समय के अनुरूप है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी भू राजनीति के केंद्र में है।
उन्होंने कहा कि देशों ने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय लिए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई भी संशय नहीं कर सकता। For technology and geopolitics, the obvious big picture context is globalization. In fact, you look at globalization in essence, what is globalization? It is about economy, it is about technology, it is about mobility. We have to understand today the globalization big picture is very much at the heart of geopolitics. So how flat or in a sense and how broad is your globalization model? I think that to my mind is the real debate, and that debate is going to be very much driven by technology. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के सैनिकों ने स्वाधीनता के बाद से ही युद्ध और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों सहित सभी चुनौतियों का साहस और दृढ़ता के साथ जवाब दिया है। श्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में सशस्त्र सेना झंडा दिवस सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि बहादुर सैनिकों के त्याग की वजह से ही देश में लोग चैन की नींद सोते हैं और बिना किसी भय के अपना जीवन यापन करते हैं। रक्षा मंत्री ने लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में स्वेच्छा से योगदान करने की अपील की। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के लिए एक नई वेबसाइट www.affgf.gov.in का शुभारंभ किया। उन्होंने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए इस वर्ष के प्रचार अभियान के लिए गान भी जारी किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार शाम 5 बजे समाप्त होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया सहित राज्य के कई वरिष्ठ नेता आज राज्य में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पंचमहल जिले में रोड शो किया और लूनावाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। श्रीमती ईरानी ने आज कच्छ के गांधीधाम में रोड शो और महिला सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा आज अहमदाबाद में मीडिया को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता आज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सौराष्ट्र क्षेत्र के लीमड़ी और बोटाद में रोड शो किया। अपर्णा खूंट के साथ जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों की 89 विधानसभा सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण में कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सही अर्थों में भगवद गीता एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है। अनेक भाषाओं में गीता के कई अनुवाद हो चुकी है। जितनी टीकाएं गीता पर लिखी गई है उतनी शायद ही किसी अन्य पुस्तक पर लिखी गई होगी। जिस तरह योग पूरे विश्व समुदाय को भारत की सौगात है, उसी प्रकार योग शास्त्र गीता भी पूरी मानवता को भारत माता का आध्यात्मिक उपहार है। कोविड से बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाले दुनिया के पहले टीके इन्कोवैक को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दे दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड देखभाल की दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है।
उन्होंने इस टीके के विकास और डीसीजीआई की मंजूरी प्राप्त करने के लिए डॉ राजेश गोखले के नेतृत्व में जैव प्रौद्योगिकी विभाग को बधाई दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि चीन के साथ उनके देश के संबंधों का तथाकथित सुनहरा युग समाप्त हो गया है। लंदन में लॉर्ड मेयर द्वारा आयोजित भोज के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। विदेश नीति पर अपने पहले भाषण में श्री सुनक ने कहा कि पिछले दशक के दौरान चीन के साथ मजबूत आर्थिक संबंध थे। ब्रिटेन को अप्रतिस्पर्धियों के प्रति मजबूत व्यावहारिकता के साथ महत्वाकांक्षी सोच को बदलने की आवश्यकता है। भारत और अजरबैजान के विदेश कार्यालय के बीच विचार विमर्श का 5वां दौर कल नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस दौरान दोनों देशों ने राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। क्षेत्रीय मुद्दों और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य निकायों में सहयोग से संबंधित विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव संजय वर्मा ने किया। इस वर्ष भारत और अजरबैजान अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। चीन ने पेइचिंग और शंघाई सहित कई अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है। चीन में पिछले कुछ दिनों से हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी कठोर कोविड प्रतिबंधों, लॉकडाउन, क्वारंटीन और नागरिकों की स्वाधीनता पर प्रतिबंध के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। चीन की जीरो कोविड नीति ने पिछले 3 वर्ष में लाखों नागरिकों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। रोजगार और आमदनी प्रभावित हुई है और अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व एथलीट पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पीटी उषा इस पद के लिए एकमात्र दावेदार थीं। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्ष के इतिहास में पीटी उषा शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। फुटबॉल विश्व कप में आज रात 8:30 बजे ग्रुप ए में इक्वाडोर का मुकाबला सेनेगल से और नीदरलैंड्स का सामना मेजबान कतर से होगा। देर रात 12:30 बजे ग्रुप बी में वेल्स का मुकाबला इंग्लैंड से और ईरान का सामना अमेरिका से होगा। एक रिपोर्ट। विश्व कप में आज ग्रुप ए और ग्रुप बी में खेले जाने वाले चारों मुकाबलों के नतीजों से अंतिम 16 की तस्वीर और साफ होगी। नॉकआउट की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी मेजबान कतर को छोड़कर ग्रुप की सभी टीमों के पास अंतिम 16 में पहुंचने का अभी भी मौका है। ग्रुप ए में नीदरलैंड्स की टीम मेजबान कतर को हराकर अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। वहीं सेनेगल को इक्वाडोर के खिलाफ मैच में जीत से कम कुछ और नहीं चाहिए। वहीं इक्वाडोर को अपने से ऊंची रैंकिंग वाले सेनेगल की टीम के खिलाफ सिर्फ ड्रॉ की जरूरत है। ग्रुप बी में जबरदस्त फॉर्म में चल रही इंग्लैंड की टीम वेल्स को हराकर नॉकआउट में पहुंचने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं ईरान की टीम अमेरिका के साथ ड्रॉ खेलकर भी अपनी जगह पक्की कर लेगी, जबकि अमेरिका को जीत से कम कुछ भी नहीं चाहिए। विश्व कप में आज से मैच की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। अब फुटबॉल प्रेमियों को रात 8:30 बजे और देर रात 12:30 बजे 2 मैच देखने को मिलेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शशांक कुमार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा तथा अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7 बजे से शुरू होगा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता प्रणाली तथा मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान सफर के अनुसार शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 346 दर्ज किया गया। कल ये 317 पर था। राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन तक इसके बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया का आह्वान किया, जल्दबाजी में समाचार देने की बजाय समाचारों की प्रामाणिकता को अधिक महत्व दें। श्री ठाकुर ने 59वीं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, कट्टरवाद का मुकाबला करने में उलेमा की भूमिका महत्वपूर्ण। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त। महान एथलीट पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी और फीफा विश्व कप में आज इक्वाडोर का मुकाबला सेनेगल से और नीदरलैंड्स का सामना कतर से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।